माया ने जिस साल बीए का इम्तिहान पास किया था, उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में आर्यन का पता चला, जो इंटर कॉलेज रुद्रपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। वे 2 भाई हैं। उनके पास 8 एकड़ जमीन है, जिस पर आर्यन का बड़ा भाई विक्रम खेती करता है। आर्यन के घरवालों ने माया को देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर माया की मां ने कहा, बहन जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ गुजारनी है। इस पर आर्यन की मां ने जवाब दिया, हमारा आर्यन बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उससे लड़की देखने के लिए बार बार कहा, मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए, जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग आर्यन की तारीफ करने लगे, केवल माया ही मन महसूस कर रह गई। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के को ही हक है कि वो अपना जीवनसाथी पसंद करे, लड़की को इसका हक नहीं है? उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ जिंदगी बितानी है, उसे शादी के पहले एक झलक देख ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार का सा माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात माया के दरवाजे पर आ गई। माया की सखियां उसे सजाकर जयमाल के लिए सजाए गए मंच की ओर लेकर पहुंची। माया हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची तो वर पर नजर पड़ते ही वो सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मोड़ धरे उसके सामने खड़ा था। माया का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वो जयमाल को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवनसाथी के बारे में, और ये कैसा जोड़ मिला है। माया ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बुझे मन से आर्यन के गले में जयमाल डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है, जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद माया जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूप रंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननद और जेठानी ने उसकी सुहागरात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 9:30 बजे वे दोनों माया के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आईं। रात 10 बजे आर्यन ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन ने उसका घूंघट उठाया तो माया का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह देर तक माया का मुंह चूमता रहा और उसके रेशमी शरीर को बेताबी से सहलाता रहा। जब आर्यन ने पहली बार संबंध बनाया तो वो 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद उस रात को उसने 2 बार संबंध बनाया, पर दोनों बार वो 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर ही पस्त हो गया। माया सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। माया 5 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदाई हालात से गुजरना पड़ा। माया जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ और भाभी के गले लगकर खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात उन्हें बता दी। 2 महीने बाद आर्यन बड़े भाई विक्रम के साथ ससुराल गया और माया को विदा करा कर ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयंकर गर्मी में भी माया को आर्यन के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके सास ससुर छत पर सोते थे। एक रात जब आर्यन 1 मिनट में अपनी मर्दानगी दिखाकर खर्राटे भर रहा था और माया काम की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बरामदे में चारपाई के चरमराने और औरत के सीतकार की आवाज़ उसे सुनाई दी। ये आवाज़ तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती हुई उसकी तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में माया ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब वो जेठजी के साथ धमाचौकड़ी मचा रही थी तो वो जाग रही थी। माया की जेठानी ये सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं, रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को तो वे रुई की तरह धुनकर रख देते हैं। उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, घंटों छोड़ते ही नहीं। मैं तो बेदम हो जाती हूं और अगले दिन घर का काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर माया का मन हुआ कि वो अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। इस चर्चा का नतीजा ये हुआ कि उस रात माया की जेठानी बरामदे में न लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, वहां क्यों गर्मी में सड़ रही हो, यहां बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती, आज मैं कमरे में ही लेटूंगी, तुम्हें वहां लेटना हो तो लेटो, जेठानी ने कमरे से ही जवाब दिया। माया अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। आर्यन माया को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हाँफता हुआ एक तरफ को लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, मगर माया को आधी रात तक नींद ही नहीं आई। इस बीच वो अपने कमरे से बाहर निकली।
बरामदे में उसके जेठ खर्राटे भर रहे थे। बाथरूम से जब वो वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इत्मीनान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वो हिम्मत करके विक्रम की चारपाई पर उससे चिपककर लेट गई। नशे में चूर विक्रम की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने माया को दबोचकर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही माया की झिझक दूर हो गई और वो भी विक्रम का साथ देने लगी। जब विक्रम की पकड़ धीमी पड़ी तब तक माया पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ विक्रम ने जब उसे छोड़ा तभी उसकी नज़र माया के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम? तभी माया ने विक्रम के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने एक प्यासी की आज प्यास बुझाई है। आपके भाई तो किसी लायक है नहीं, मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। माया चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो वो हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर विक्रम के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। विक्रम ने 2-3 बार तो संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वो भी हर रात को माया का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी, फिर उम्र के साथ ही उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में माया ने विक्रम से नींद की गोलियां मंगवा लीं और रोजाना खाने में नींद की गोलियां डालकर आर्यन और अपनी जेठानी को देने लगी। विक्रम अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में आर्यन के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और माया के साथ मजे लेता। मगर एक रात विक्रम की मां जब आंगन में शौचालय जा रही थी तभी विक्रम को माया के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर माया के कमरे में गईं। आर्यन खर्राटे भर रहा था। उन्होंने माया को बाल पकड़कर उठाया और बोली, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तुझे, कुलच्छनी? माया चोरी पकड़े जाने पर पहले तो सकपकाई, मगर फिर संभल कर बोली, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है अम्मा। वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में खाती हूँ। तुम्हारे बेटे को तो औरत की जरूरत ही नहीं है, मैं उनके सहारे नहीं रह सकूंगी अम्मा। उन दोनों की बातचीत सुनकर आर्यन भी जाग गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसीलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकल गया। आर्यन के कमरे से बाहर निकल जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, लेकिन वो सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि आने वाले तूफान का था। अम्मा ने गुस्से में अपना माथा पीट लिया, पर माया की आंखों में अब पछतावा नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसे पता था कि अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगली रात जब पूरा घर भारी मन से सो रहा था, माया ने अपने कमरे का दरवाज़ा जानबूझकर आधा खुला छोड़ दिया। उसे पता था कि विक्रम आएगा, और वही हुआ। आधी रात के करीब काली परछाई बनकर विक्रम ने कमरे में कदम रखा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में पकड़े जाने का डर नहीं बल्कि माया को फिर से पाने की बेताबी थी। उसने बिना कुछ कहे माया को बाहों में भर लिया। विक्रम की पकड़ में वो मर्दाना ताकत थी जिसकी माया कायल हो चुकी थी। उसने माया के कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, आज जो हुआ उसके बाद मुझे लगा तुम डर जाओगी, पर तुम्हारी हिम्मत ने मुझे तुम्हारा और भी दीवाना बना दिया है। माया ने उसकी कमीज के बटन खोलते हुए जवाब दिया, डर उन्हें लगता है जिन्हें कुछ खोने का गम हो, मुझे तो बस तुम्हारी तपिश चाहिए। उस रात कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा भी उनकी बदन की गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। विक्रम का हाथ माया की रेशमी कमर पर कसता चला गया और माया ने अपनी आंखें मूंद लीं। वो पल किसी रोमांचक थ्रिलर से कम नहीं था, क्योंकि बगल के ही कमरे में आर्यन जाग रहा था। उसे सब पता था, फिर भी वो अपनी लाचारी के पिंजरे में कैद था। तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। विक्रम और माया दोनों एकदम स्थिर हो गए। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि सन्नाटे में साफ सुनी जा सकती थीं। क्या वो अम्मा थीं, या फिर आर्यन ने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया था? विक्रम ने धीरे से तकिए के नीचे हाथ डाला, जहां उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा चाकू छिपा रखा था। थ्रिलर का असली खेल अब शुरू होने वाला था। माया ने विक्रम की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। उसे खतरे के इस साए में प्यार करना और भी रोमांचक लग रहा था। दरवाजे के बाहर की आहट करीब आती गई और फिर अचानक रुक गई। विक्रम ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसकी उंगलियां माया के बदन में धंस रही थीं। माया की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ से ज्यादा एक उत्तेजक मुस्कान थी। अचानक दरवाजे की दरार से एक परछाई अंदर झांकी। वो आर्यन था। उसने अंदर का नजारा देखा। उसकी पत्नी उसके ही बड़े भाई की बाहों में सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर रही थी। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर हाथ में एक भारी डंडा था। वो अंदर आने ही वाला था कि तभी पीछे से माया की जेठानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जेठानी की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा समझौता था। उसने आर्यन को इशारे से पीछे हटने को कहा। कमरे के अंदर विक्रम ने माया को बिस्तर पर गिरा दिया और उसके जिस्म की खुशबू में डूब गया। माया ने अपनी टांगें विक्रम की कमर के चारों ओर कस लीं।
मानो उसे कभी न छोड़ने का वादा कर रही हो। विक्रम ने माया के होठों को अपने दांतों से दबाते हुए कहा, अगर आज दरवाजा खुल गया तो मैं तुम्हें लेकर यहां से भाग जाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? माया ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए मदहोश आवाज में कहा, मैं तो उस दिन से तैयार हूं जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार उस बरामदे में देखा था। तुम्हारे भाई ने मुझे नाम दिया है, पर तुमने मुझे जीने का एहसास दिया है। कमरे के बाहर जेठानी आर्यन को घसीट कर आंगन में ले आई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहो आर्यन, अगर शोर मचाया तो बदनामी तुम्हारी ही होगी। जो आग वहां जल रही है उसे बुझाने की ताकत तुम में नहीं है। चुपचाप अपनी कमजोरी को स्वीकार करो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अंदर कमरे में सस्पेंस और रोमांस अपनी चरम सीमा पर था। विक्रम ने माया की साड़ी का पल्लू खींचकर उसे दूर फेंक दिया। चांदनी की हल्की रोशनी में माया का बदन किसी संगमरमर की मूरत जैसा चमक रहा था। विक्रम ने जैसे ही खुद को उस पर समर्पित किया, माया के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। तभी अचानक घर का मुख्य दरवाजा जोर से खटका। कोई बाहर से जोर जोर से कुंडी पीट रहा था। पुलिस, दरवाजा खोलो की आवाज गूंजी। विक्रम झटके से खड़ा हो गया। माया ने जल्दी से अपनी चादर लपेटी। क्या ये अम्मा की कोई चाल थी या आर्यन ने चुपके से पुलिस बुला ली थी? पुलिस की दहाड़ सुनकर पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। विक्रम ने फुर्ती से अपनी कमीज पहनी और माया की आंखों में देखा, जहां अब डर की जगह गहरा सस्पेंस था। माया ने जल्दी से अपनी साड़ी संभाली और बिखरे हुए बालों को जूड़े में बांधा। बाहर आर्यन और उसकी मां ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने 2 पुलिस वाले और गांव का सरपंच खड़ा था। हमें खबर मिली है कि इस घर में कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है और किसी की जान को खतरा है, पुलिस ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा। आर्यन हकलाते हुए बोला, नहीं साहब, यहां सब ठीक है। तभी माया कमरे से बाहर निकली। उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी चाल में एक अजीब सी निडरता थी। उसने सीधे पुलिस वाले की आंखों में झांका और कहा, साहब, घर के अंदर के मसले गैर कानूनी नहीं होते, और जहां तक जान के खतरे की बात है तो यहां कोई मर नहीं रहा, बल्कि सब अपनी अपनी घुटन से जी रहे हैं। पुलिस वाले थोड़े चकित रह गए। तभी विक्रम भी पीछे से आ खड़ा हुआ। उसके जिस्म से अभी भी पसीने की महक आ रही थी। सरपंच ने विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें लगा कि तुम्हारे भाई और इसकी पत्नी के बीच कुछ अनहोनी हो गई है। माया ने मौका भांपते हुए विक्रम का हाथ सबके सामने थाम लिया। यह एक बेहद बोल्ड कदम था। उसने चिल्लाकर कहा, अनहोनी तब होती है जब एक औरत को उसकी मर्जी के बिना किसी के साथ बांध दिया जाए। मैंने अपनी पसंद चुन ली है। अगर आप इसे जुर्म समझते हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आर्यन ये देखकर टूट गया। उसने अपनी मां की ओर देखा, जो शर्म से गड़ी जा रही थीं। पुलिस ऑफिसर ने माहौल की गंभीरता को समझा और धीमी आवाज में कहा, ये आपसी मामला है, इसमें कानून तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई शिकायत न हो। पुलिस के जाने के बाद घर का माहौल किसी दहकते हुए अंगारे जैसा हो गया था। आर्यन चुपचाप अपने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माया और विक्रम अब भी आंगन में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। तभी माया की जेठानी आगे आई और माया के कानम में फुसफुसाते हुए कहा, तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाई। अब ये घर एक जेल है और तुम दोनों इसके कैदी। उस रात विक्रम माया को लेकर छत पर चला गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके बीच की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। विक्रम ने उसे पीछे से बाहों में भरा और उसके कंधे पर गर्दन झुका दी। अब पूरी दुनिया जानती है माया, अब हमें छिपकर मिलने की जरूरत नहीं। माया ने पीछे मुड़कर उसे चूमा और कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है विक्रम। असली मजा तो तब आएगा जब इस घर की दीवारें हमारे मिलन की गवाह बनेंगी और कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। छत पर चांदनी रात की खामोशी में माया और विक्रम एक दूसरे के जिस्म की गर्माहट में खोए हुए थे, लेकिन नीचे कमरे में आर्यन की खामोशी एक भयानक साजिश बुन रही थी। आर्यन ने अलमारी से एक पुरानी पुश्तैनी पिस्तौल निकाली। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अपनी मर्दानगी पर लगे दाग को मिटाने का पागलपन था। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी भाभी यानी विक्रम की पत्नी पर पड़ी। वह अंधेरे कोने में खड़ी मुस्करा रही थी। तुम रुक क्यों गए आर्यन? जेठानी ने ठंडे स्वर में कहा, ऊपर जाओ और खत्म कर दो उस तमाशे को जो तुम्हारी नाक के नीचे चल रहा है। उसने आर्यन के हाथ में पिस्तौल देखकर उसे उकसाया। असल में वो माया से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके पति को उससे छीन लिया था। ऊपर छत पर विक्रम ने माया को दीवार से सटा दिया। उसकी सांसें माया की गर्दन पर जलती हुई लहरों की तरह महसूस हो रही थीं। उसने माया की कमर पर हाथ कसते हुए कहा, आज के बाद तुम्हें किसी नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें जागते हुए वो सुकून दूंगा जिसके सपने तुमने देखे थे। माया ने मदहोशी में अपना सिर पीछे झुका दिया।
जैसे ही विक्रम उसके और करीब आया, सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। विक्रम झटके से अलग हुआ। सामने आर्यन खड़ा था, उसके हाथ में पिस्तौल का काला मुंह सीधे विक्रम की छाती पर था। हट जाओ माया, आर्यन की आवाज कांप रही थी पर उसमें मौत की गूंज थी। इसने मेरा घर उजाड़ा है। माया डरी नहीं। वो और भी बोल्ड होकर विक्रम के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और अपनी बेबाक आंखों से आर्यन को चुनौती दी। गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ आर्यन, क्योंकि गुनहगार ये नहीं, मेरी वो प्यास है जो तुमने कभी समझी ही नहीं। मार दो मुझे ताकि इस रोज रोज की तड़प से आज़ादी मिल जाए। आर्यन का हाथ थरथराने लगा। पिस्तौल की नली नीचे झुक गई। वो अपनी पत्नी की निडरता और खूबसूरती के उस खूंखार रूप को देखकर दंग रह गया। तभी पीछे से जेठानी चिल्लाई, कायर मत बनो आर्यन, चलाओ गोली। उसी पल विक्रम ने फुर्ती दिखाई। उसने आर्यन के हाथ पर झपट्टा मारा। हाथापाई में पिस्तौल से एक जोरदार धमाका हुआ। ठाएं! पूरे गांव का सन्नाटा चीख उठा। माया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब धुआं छंटा तो फर्श पर कोई गिरा हुआ था। खून की सुर्ख धार छत की सफेद मुंडेर को लाल कर रही थी। खून में लथपथ कोई और नहीं बल्कि विक्रम की पत्नी जेठानी थी, जो बीच बचाव या शायद माया को धक्का देने के चक्कर में गोली का शिकार हो गई थी। आर्यन के हाथ से पिस्तौल गिर गई। विक्रम ने मौके का फायदा उठाया और माया का हाथ पकड़कर छत से नीचे की ओर भागा। अब यहां रुकना मौत है माया, चलो मेरे साथ। वे दोनों अंधेरी गलियों में भागने लगे। पीछे पुलिस की सायरन और आर्यन के चीखने की आवाजें आ रही थीं। सस्पेंस अब अपने चरम पर था। रात के काले साये में माया और विक्रम रुद्रपुर की पथरीली गलियों में बेतहाशा भाग रहे थे। पीछे रह गई थी जेठानी की लाश, आर्यन की चीखें और वो घर जो अब एक श्मशान बन चुका था। ठंडी हवा माया के खुले बदन से टकरा रही थी, पर उसके अंदर विक्रम के लिए जुनून की आग अब भी दहक रही थी। वे भागते भागते शहर के किनारे एक पुराने वीरान गोदाम में जा छिपे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनकी तेज चलती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने फौरन गोदाम का भारी दरवाजा बंद किया और माया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। हम फंस गए हैं माया, विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और उत्तेजना का अजीब मिश्रण था। पुलिस हमारे पीछे होगी, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। माया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों के करीब आकर फुसफुसाई, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर ये हमारी आखिरी रात है तो मैं इसे ऐसे जीना चाहती हूं कि मौत भी हमें जुदा न कर सके। उस मौत के साये और सस्पेंस के बीच उन दोनों का रोमांस एक खूंखार मोड़ ले चुका था। गोदाम के ठंडे फर्श पर फटे हुए बोरों के ढेर के बीच विक्रम ने माया को अपनी मर्दानगी के घेरे में ले लिया। वो प्यार नहीं, एक युद्ध था, समाज के खिलाफ, कानून के खिलाफ और उस लाचारी के खिलाफ जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। विक्रम की बेताबी और माया की प्यास ने उस वीरान जगह को दहका दिया। हर आहट पर वे चौंकते, पर वो डर उनकी कामुकता को और भी बढ़ा देता। अचानक बाहर गाड़ियों की रोशनी चमकी और सायरन की आवाज करीब आने लगी। वे आ गए, विक्रम ने अलग होते हुए कहा। उसने पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठा ली। माया ने अपनी बिखरी हुई साड़ी को लपेटा और एक जलती हुई मशाल उठा ली। उसकी आंखों में अब एक कातिलाना चमक थी। उन्हें आने दो विक्रम, वे हमें जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। अगर मरना ही है तो हम एक साथ राख होंगे। तभी दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। पुलिस, सरेंडर कर दो। विक्रम ने माया की ओर देखा और मुस्कुराया, एक ऐसा सस्पेंस भरा अंत जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने मशाल ली और गोदाम में रखे मिट्टी के तेल के ड्रमों की ओर इशारा किया। तैयार हो? उसने पूछा। माया ने उसका हाथ थाम लिया और दृढ़ता से कहा, हमेशा के लिए। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, एक भयानक धमाका हुआ और पूरा गोदाम आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी ऊंची थी कि पूरा आसमान सुर्ख लाल हो गया। जब आग बुझी तो वहां राख के सिवा कुछ नहीं बचा था, और न कोई सबूत, न कोई गुनाह, और न ही वे दो जिस्म जो अब रूह बनकर एक हो चुके थे। धमाके की वो गूंज दरअसल पुलिस को गुमराह करने के लिए विक्रम की एक सोची समझी चाल थी। उसने पिछले दरवाजे के पास रखे पुराने रसायनों के डिब्बों में आग लगाई थी ताकि पुलिस को लगे कि वे दोनों अंदर ही खत्म हो गए। आग और धुएं के गुबार का फायदा उठाकर विक्रम और माया पिछले रास्ते से घने जंगलों की ओर निकल भागे। 2 दिन बाद सरहद के पास एक छोटे से गुमनाम ठिकाने पर एक पुराने लकड़ी के केबिन में रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी जो उनके पिछले सारे गुनाहों को धो देने की कोशिश कर रही थी। अंदर विक्रम लकड़ी के लट्ठों से आग जला रहा था। माया गीले कपड़ों में कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। विक्रम ने पीछे से आकर उसे एक मोटे कंबल में लपेटा और अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अब हम आजाद हैं माया, विक्रम ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा। अब ना आर्यन है,
न वो घुटन भरा घर। अब सिर्फ तुम हो और मैं। माया ने कंबल हटाकर खुद को विक्रम की तपिश के हवाले कर दिया। मैंने इस आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है विक्रम। अब मुझे वो सुकून दे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। उस रात उस वीरान केबिन में सस्पेंस और रोमांस का सबसे गहरा रंग देखने को मिला। विक्रम ने उसे उठाकर मेज पर बिठा दिया और उसकी भीगी हुई साड़ी को धीरे धीरे अलग करने लगा। बाहर बिजली कड़क रही थी, लेकिन अंदर की गर्मी उससे कहीं ज्यादा तेज थी। विक्रम की उंगलियां माया के बदन पर किसी जलते हुए अंगारे की तरह फिर रही थीं। जब वे एक दूसरे के जिस्म में डूब रहे थे, तभी माया ने विक्रम के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर आर्यन हमें ढूंढते हुए यहां आ गया तो? विक्रम ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए जवाब दिया, आर्यन मर चुका है माया, अंदर से भी और दुनिया की नजरों में भी। और अगर वो आया भी तो उसे यहां तुम नहीं, सिर्फ मेरी मौत मिलेगी। सस्पेंस का एक आखिरी झटका अभी बाकी था। अगले दिन सुबह जब माया की आंखें खुली तो विक्रम बिस्तर पर नहीं था। वह घबराकर बाहर निकली। सामने बरामदे में विक्रम बैठा था और उसके हाथ में आज का अखबार था। अखबार की सुर्खी थी, रुद्रपुर कांड का चश्मदीद गवाह गायब, पुलिस को शकारियन ने खुद को गोली मारी। माया के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अब उनका पीछा करने वाला कोई नहीं बचा था। उसने विक्रम के गले में हाथ डाले और दूर पहाड़ों की ओर देखते हुए कहा, चलो एक नई पहचान और एक नई प्यास के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं।